हेलो एवरीवन। आज के लेक्चर में आपका स्वागत है। फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस के लेक्चर में इससे पहले जो भी लेक्चर हुआ था उसमें हमने बताया था फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस के बारे में, उसके डेवलपमेंट। उसके बाद हम बात कर रहे थे फार्मास्यूटिकल लेजिस्लेशन के बारे में। तो फार्मास्यूटिकल लेजिस्लेशन का क्या पर्पस था और क्या ऑब्जेक्टिव था, तो ये हमने सीखा। और इसके बाद अगर आपको कुछ भी रिकेप करना हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पुराना लेक्चर का लिंक दिया गया है, जहां पे जाके जरूर देखिए, तभी आप इस लेक्चर को कनेक्ट कर पाएंगे। तो जैसे हमारे इससे पहले हमने सीख लिया था कि लेजिस्लेशन के ऑब्जेक्टिव क्या था और पर्पस क्या था और इसके इंट्रोडक्शन के बारे में बताए थे। तो आज बात करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट कमिटी के बारे में जो लेजिस्लेशन को कंट्रोल करने के लिए, बनाने के लिए बनाया गया था इंडिया में। तो चलिए जानते हैं ये कमिटी क्या क्या है। तो सबसे पहले जो कमेटी के बारे में हम बात करने वाले हैं, दैट इज ड्रग्स इंक्वायरी कमेटी, और शॉर्ट फॉर्म में इसे डीईसी कहा जाता है। दोस्तों ये बहुत पॉपुलर कमेटी था फार्मास्यूटिकल फील्ड में, फार्मास्यूटिकल लेजिस्लेशन ऑफ इंडिया के फील्ड में। जो कमेटी बना था 1928 में, और इसे बनाया था खुद इंडियन गवर्नमेंट में। तब इंडिपेंडेंस से पहले जो भी रेगुलेटरी अथॉरिटी था इस चीज के लिए, वो इस लॉज को बनाया था। और इस कमेटी को ही बोला जाता है चोपड़ा कमेटी। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन में बहुत बार आता है, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी बहुत आता है कि जैसे चोपड़ा कमेटी क्या है। चोपड़ा कमेटी इज ऑल्सो नोन एज, और ड्रग इंक्वायरी कमेटी इज ऑल्सो नोन एज। क्यों? क्योंकि जो रिटायर्ड पर्सन था, पहले आर्मी रिटायर्ड पर्सन को हाईएस्ट ऑनररी दिया जाता था, अभी भी दिया जाता है, लेकिन जो रेगुलेटरी कमिटी रहता था उसके हेड में ये जनरल रिटायर्ड आर्म फोर्स जनरल वो ही रहते थे। तो लेफ्टिनेंट कॉर्नेल आर एन चोपड़ा इस कमेटी का चेयरमैन थे, तो इसीलिए इस कमेटी का नाम चोपड़ा कमेटी भी था। इसका पर्पस क्या था? इसका पर्पस था कि जो भी टोटल इंडिया में ड्रग्स के डिस्ट्रीब्यूशन है, चाहे वो फार्मास्यूटिकल के प्रोडक्शन से हो या फार्मास्यूटिकल के प्रोक्योरमेंट से हो, कि वो बाहर से इंपोर्ट किया जाए, इंपोर्ट करने के बाद भी वो डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता था। तो कंप्लीट जो ट्रेडिंग सिस्टम है, उस ट्रेडिंग सिस्टम को मॉनिटर करना। उस मॉनिटरिंग से क्या होता था कि जैसे क्या चीजें खराब है, क्या फ्रॉड है या नहीं है, वो चीजें सामने आता था। तो 1931 में 3 साल के बाद ये कमिटी ने पूरा अपना जो भी ऑब्जर्वेशन है कंप्लीट इंडियन सिस्टम ऑफ ड्रग्स ट्रेड और फार्मास्यूटिकल ट्रेड, उसके बारे में उन्होंने गवर्नमेंट को रिपोर्ट किया। और उस रिपोर्ट में उन्होंने कुछ चीजों का जिक्र किया था, और वो क्या था कि नंबर 1 पॉइंट, सेंट्रल लेजिस्लेशन टू कंट्रोल ड्रग्स एंड फार्मेसी। उन्होंने फर्स्ट बताया था कि इंडिया में अगर ड्रग्स को कंट्रोल करना है, इसके मिसयूज को अगर रोकना है, अगर इसकी फ्रॉड एडवर्टाइजमेंट को रोकना है, तो एक सेंट्रल लेजिस्लेशन चाहिए। वो लेजिस्लेशन का नाम धीरे धीरे चेंज हुआ फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया में, लेकिन उन्होंने सबसे पहले बताया था कि सेंट्रल लेजिस्लेशन चाहिए टू कंट्रोल द ड्रग्स एंड फार्मेसी, इट्स मैन्युफैक्चर, इट्स सप्लाई, इट्स डिस्ट्रीब्यूशन, एवरीथिंग। नेक्स्ट सेकेंड पॉइंट में था सेटिंग अप ऑफ टेस्ट लेबोरेटरीज इन ऑल स्टेट्स टू कंट्रोल द क्वालिटी ऑफ प्रोड्यूस्ड एंड इंपोर्टेड फार्मास्यूटिकल्स। हर स्टेट में, जैसे स्टेट फार्मेसी काउंसिल अभी होता है, तो वैसे ही हर स्टेट में एक लेबोरेटरीज चाहिए, ड्रग लेबोरेटरी, जो लेबोरेटरी के जो ड्रग्स के क्वालिटी को मॉनिटर करे और जिसकी डोज कैलकुलेशन वगैरह वो सही से हो वहां पे। क्योंकि आपने अगर देखा होगा प्रीवियस लेक्चर में कि ये लेजिस्लेशन का पर्पस ही था कि सही दवाई सही मात्रा में सही लोगों के पास पहुंचे। तो ये सही चीजें डिसाइड कौन करेगा? ये सही चीजें डिसाइड कर सकता है कोई भी लेबोरेटरी। तो इसलिए इस चोपड़ा कमेटी के हिसाब से 1931 में ये सजेशन दिया गया था गवर्नमेंट को कि हर स्टेट में एक लेबोरेटरी बनाया जाए। नेक्स्ट पॉइंट क्या था कि अपॉइंटमेंट ऑफ एन एडवाइजरी बोर्ड टू एडवाइज द गवर्नमेंट। एक सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड होनी चाहिए
जो गवर्नमेंट को प्रॉपर तरीके से क्या करे, गवर्नमेंट को प्रॉपर तरीके से एडवाइस करे कि क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। गवर्नमेंट में जो पर्सनल रहता है, ऐसा नहीं कि हमेशा वो पर्सनल फार्मास्यूटिकल के फील्ड में एक्सपर्ट हो, लेकिन जो एडवाइजरी बोर्ड बनेगा वो बोर्ड उसी पर्सनल या उसी एक्सपर्ट पर्सन से बनेगा जो फार्मास्यूटिकल ड्रग्स, उसके सेल्स, उसके डिस्ट्रीब्यूशन में एक्सपर्ट हो। तो वो एक्सपर्ट कमिटी गवर्नमेंट को एडवाइस कर सकता है कि क्या बैन करना चाहिए, किसमें रोक लगाना चाहिए और किसको प्रमोट करना चाहिए, ताकि हमारे जो भी इंटीग्रल हेल्थ केयर सिस्टम है उस हेल्थ केयर सिस्टम का और भी बहुत अच्छी तरह से विकास हो। नेक्स्ट पॉइंट क्या था? सेटिंग अप कोर्सेज फॉर ट्रेनिंग इन फार्मेसी एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ फार्मासिस्ट। फार्मेसी में ये कमिटी के बाद और उसके बाद जैसे एमएल श्रॉफ ने धीरे धीरे फार्मेसी एजुकेशन को लागू किया था, उसके बाद धीरे धीरे ये मैंडेटरी हो गया था कि एपोथेकेरी से जो भी डिप्लोमा इन फार्मेसी कोर्स आएगा वो 2 साल का आएगा और उसके अंदर एक फार्मास्यूटिकल ट्रेनिंग, जो हॉस्पिटल ट्रेनिंग के हिसाब से देखा जाता है, वो ट्रेनिंग मैंडेटरी हो। और वो ट्रेनिंग के पर्पस और वो ट्रेनिंग के सबसे पहला सुझाव ये चोपड़ा कमेटी ने ही दिया था। और उन्होंने बताया था कि एक रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, जैसे मेडिकल रजिस्ट्रेशन था सबसे पहले, तो जनरली जो भी फिजिशियन है उसके एक रजिस्ट्रेशन नंबर होता था। तो वैसे ही फार्मासिस्ट कहीं पे अगर कोई भी फार्मेसी प्रैक्टिस कर रहा है, चाहे वो किसी भी पार्ट में हो, तो उसका एक रजिस्ट्रेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके बाद इंडिजिनस सिस्टम टू बी ब्रॉट अंडर कंट्रोल। इंडिजिनस सिस्टम जो इंडिया में जो भी सिस्टम है, जो फ्लोक्लोरिक है, जो ट्रेडिशनल मेडिसिनल सिस्टम है, उसे एक कंट्रोल फॉर्म में लाना चाहिए। नहीं तो वहां से क्या हो रहा था कि ड्रग्स के मिसयूज बहुत ज्यादा हो रहा था। उसके कोई भी, जैसे आयुर्वेद है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ऐसे ऐसे कुछ दवाई को भी आयुर्वेदिक दवाई बना के दिया जाता था जिसके प्रॉपर टेस्टिंग, कंट्रोल या एक सेफ्टी एफिकेसी प्रोफाइल के बारे में किसी फार्मासिस्ट या किसी भी बोर्ड के पास कोई भी नोटिफिकेशन नहीं था। तो इसीलिए ये जो इंडिजिनस सिस्टम, जो फ्लोक्लोरिक यूज है, उसे एक कंट्रोल सिस्टम के अंदर लाना जरूरी है। उसके बाद डेवलपमेंट ऑफ ड्रग इंडस्ट्री इन इंडिया, जो पहले जितना मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ड्रग्स वो ईस्ट इंडिया कंपनी बाहर से लाते थे, तो धीरे धीरे वो उस कमिटी के सुझाव से फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का डेवलपमेंट इंडिया में हुआ। तो धीरे धीरे जैसे सबसे पहला जो इंडस्ट्री माना जाता है वो बंगाल केमिकल्स इन कोलकाता, तो कोलकाता में बंगाल केमिकल्स हुआ। उसके बाद धीरे धीरे आज इतने ज्यादा इंडस्ट्री बन गया कि इंडियन जो भी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, उसे वर्ल्ड में एक अच्छे पोजीशन पर रखा गया और जेनरिक दवाई के लिए सबसे ज्यादा इंडियन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री यूज होता है। अब धीरे धीरे रिसर्च के तौर पे भी इंडियन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री एक काफी अच्छे पोजीशन पे जा रहा है। ठीक, उसके बाद क्या था नेक्स्ट पॉइंट, रजिस्ट्रेशन ऑफ पेटेंट एंड प्रोप्रिएटरी मेडिसिन। कोई भी अगर डिस्कवरी होता है उसको पेटेंट फॉर्म में लाया जाता है, तो उस पेटेंट का रजिस्ट्रेशन भी होना चाहिए, उस पेटेंट को प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए। और इसके साथ साथ जो भी पहले का मेडिसिन था, जो भी जैसे खानदानी तौर पे आ रहा है, उसका भी एक रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट ये था, स्टेप टू कंपाइल द आईपी, आईपी दैट इज इंडियन फार्माकोपिया। जो इंडियन फार्माकोपिया को कंप्लीट सिस्टम के बैकग्राउंड बना जाता है। अभी जो फार्मास्यूटिकल एजुकेशन, फार्मास्यूटिकल रिसर्च, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, फार्मास्यूटिकल लेजिस्लेशन, जो भी कुछ बोलते हैं वो इंडियन फार्माकोपिया से कंट्रोल्ड है। इंडियन फार्माकोपिया क्या कंट्रोल करता है? कंप्लीट ड्रग्स के, क्रूड ड्रग्स के से लेके कंप्लीट फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग तक, कि कौन से ड्रग आपको ड्रग बताएंगी, उसके क्या क्या प्रॉपर्टी होना चाहिए और उसको किस फॉर्म पे आप मार्केट में मार्केटिंग कर सकते हैं, वो कंप्लीटली आईपी या इंडियन फार्माकोपिया में लिस्टेड है और जिसके हेड ऑफिस है गाजियाबाद, यूपी में। तो सबसे पहले जैसे इंडियन फार्माकोपिया स्टार्ट कब से हुआ था अगर देखेंगे तो 1955, और ये 1931 का सुझाव है, 1931 का सुझाव है, लेकिन उससे पहले 1820 में बीपी और 1864 में यूएसपी ऑलरेडी आ गया था।
तो ब्रिटिश फार्माकोपिया था, यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया था, चाइना का अपना फार्माकोपिया था, जापान का अपना फार्माकोपिया था, लेकिन तब तक इस कमेटी के सुझाव से पहले इंडिया का कोई भी पर्टिकुलर फार्माकोपिया नहीं था। तो 1955 में सबसे पहला फार्माकोपिया बनाया गया था जो सिंगल वॉल्यूम का था। उसके बाद उसको अमेंडमेंट किया गया था, फिर 1960 में, फिर 66 में सेकेंड फार्माकोपिया आया। तो अभी जो फार्माकोपिया लेटेस्ट चल रहा है दैट इज 2018, जो 8th एडिशन, मोस्ट प्रोबेबली 8th या 9th एडिशन है फार्माकोपिया का। तो वो धीरे धीरे इस कमेटी के सुझाव से ही आया है। नेक्स्ट जो सुझाव था, द सिंकोना डिपार्टमेंट शुड कल्टिवेट द सिंकोना। तो सिंकोना, जो सिंकोना का बहुत सारे स्पीसीज है, सिंकोना कैलिसाया, सिंकोना सक्सीरुब्रा, ऐसे जो भी स्पीसीज है सिंकोना प्लांट एज ए क्रूड ड्रग, सिंकोना कल्टीवेशन के लिए सिंकोना का भी एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के पास रहना चाहिए, सबके पास नहीं रहना चाहिए। नेक्स्ट, ये कमेटी के बाद कुछ अदर कमेटी के बारे में बताते हैं जो इसके बाद धीरे धीरे पास हुआ था। सबसे पहले इंपोर्ट ऑफ ड्रग्स बिल 1937 में पास हुआ था, क्योंकि तब इस बिल के थ्रू कौन से ड्रग इंपोर्ट किया जा सकता है और कौन से ड्रग इंपोर्ट नहीं किया जा सकता है। इंपोर्ट आप ड्रग करेंगे तो इंपोर्ट अपने पर्सनल यूज के लिए कर रहे हो या बिजनेस के लिए यूज कर रहे हो, वो भी प्रॉपर तरीके से मॉनिटरी होता था, और कितना अमाउंट में आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो देख के ही तब ये बिल पास किया जाता था कि आप इंपोर्ट इसे कर सकते हैं या नहीं कर सकते। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट कमिटी बना था दैट इज हेल्थ सर्वे एंड डेवलपमेंट कमिटी इन 1943, जिसे बोहरा कमेटी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो बोहरा कमेटी ये कमेटी से बाद से धीरे धीरे, जैसे चोपड़ा कमेटी में आया था कि हर स्टेट में लेबोरेटरी होना चाहिए, तो इसके हिसाब से आरडीटीएल बनाया था, रीजनल ड्रग टेस्टिंग लेबोरेटरी, जो हर स्टेट में है। और ये बोहरे कमेटी के बाद 1943 में उन्होंने बताया था एक सेंट्रल काउंसिल होना चाहिए, सेंट्रल ड्रग टेस्टिंग लेबोरेटरी, और जो CDL दैट इज सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी बनाया गया था। उसके बाद 1945 में फार्मेसी बिल आया इंडियन गवर्नमेंट के तौर से। उसके बाद जो सबसे बड़ा एक्ट था दैट इज फार्मेसी एक्ट 1948, जिसके थ्रू पे कंप्लीट फार्मेसी एजुकेशन को एक थ्रेड से बांधा गया था, वो था फार्मेसी एक्ट 1948। उसके बाद PEC दैट इज फार्मेसी इंक्वायरी कमेटी 1953 में बना था। तो ये सब धीरे धीरे कमेटी बनते गया, और कमेटी के सुझाव से इंडियन गवर्नमेंट फार्मेसी जो एजुकेशन, फार्मेसी के प्रोफेशन और फार्मेसी बिजनेस, उस कंप्लीट सिस्टम को एक आगे बहुत डेवलप कंडीशन में लेके गए थे। इसके बाद अगर आप स्कोप की बात करते हैं कि ये जो कमेटी बना था, ये जो फार्मास्यूटिकल लेजिस्लेशन बना था, तो इससे क्या फायदा हुआ? इससे ये फायदा हुआ कि सबसे पहले ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 में आया था। ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट में ही मैक्सिमम शेड्यूल्स आता है, और जिस शेड्यूल से कंप्लीट फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को रेगुलेट किया जाता है, चाहे वो शेड्यूल ए से हो या शेड्यूल वाई से। ठीक है, तो कंप्लीट क्लिनिकल ट्रायल, कंप्लीट बायोलॉजिकल, कंप्लीट लिस्ट ऑफ स्टैंडर्ड, कोल्टर कलर से लेके लिस्ट नॉर्मल स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव्स या डिसइंफेक्टेंट या नॉर्मल शेड्यूल एच ड्रग्स जो प्रिस्क्रिप्शन के अंदर ही दिया जाएगा, शेड्यूल एक्स ड्रग जिसे विदाउट प्रिस्क्रिप्शन आप नहीं ले सकते हो, या नार्कोटिक ड्रग्स जिसे कहा जाता है, उसके प्रिस्क्रिप्शन कैसे होना चाहिए, वो सारी चीजें ये ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट से ही आया था। नेक्स्ट जो आया था कि फार्मेसी एक्ट 1948, जिसके बारे में आपको मैंने पहले बताया था। नेक्स्ट पास हुआ था ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडी दैट इज ऑब्जेक्शनेबल एडवर्टाइजमेंट एक्ट के नाम से भी जाना जाता है 1954, जिसमें जो भी कुछ ड्रग्स जैसे कवच, तलिस्मा, मंत्र, तंत्र, इसके बारे में थोड़ा ऑब्जेक्शन लगाया गया था कि इसको एडवर्टाइज नहीं किया जाएगा, ये फार्मेसी एक्ट के थ्रू रेगुलेटेड नहीं है। नेक्स्ट जो एक्ट आया था दैट इज मेडिसिनल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन एक्ट, तो उसमें अल्कोहल के यूज को रेस्ट्रिक्ट किया गया था, या अल्कोहल के यूज को कंप्लीट एक ऑब्जर्वेशन के अंदर लाया गया था। नेक्स्ट DPCO दैट इज ड्रग्स एंड प्राइस कंट्रोल ऑर्डर 1970 में आया था, और ये दोस्तों वही ड्रग्स एंड प्राइस कंट्रोल ऑर्डर है जो चोपड़ा कमेटी दैट इज इन 1928 में चोपड़ा कमेटी ने बताया था कि ये प्राइस कंट्रोल एक कमेटी होना चाहिए। उसके बाद पेटेंट एक्ट 1970, इंडियन पेटेंट के थ्रू कोई भी रिसर्च होता है, इंडिजिनस रिसर्च के बाद धीरे धीरे पेटेंट आया,
तो उस पेटेंट का पीरियड क्या होगा, उसका बेनिफिट किसे मिलेगा, कितने साल तक मिलेगा, वो सारी चीजें भी पेटेंट एक्ट के थ्रू बनाया गया। नेक्स्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट एक एक्ट पास हुआ था, दैट इज नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट। तो इस नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट के थ्रू ये हुआ था कि जो भी नार्कोटिक ड्रग्स है उसकी सेल्स विदाउट प्रेस्क्रिप्शन बैन किया गया था, और उस बैनिंग से बहुत सारे फायदा हुआ था, और जो भी इम्प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नार्कोटिक ड्रग्स था, जो जनरली ड्रग्स के थ्रू से जनरली लिया जाता है, उसे कंट्रोल किया गया था। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, और नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि फार्मास्यूटिकल एथिक्स के बारे में, और एथिक्स के बारे में धीरे धीरे हम धीरे धीरे एक एक एक्ट के तरफ बढ़ते जाएंगे। तो थैंक यू फॉर योर पेशेंस, और होप किया आज के लेक्चर आपको अच्छा लगा हो। अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप प्लीज कमेंट कीजिए, अगर कोई भी सजेशन या कोई भी क्वेश्चन आता है तो प्लीज वो भी हम तक पहुंचाइए। थैंक यू।